नमस्कार। मैं हूं अरविंद डहरिया। बागी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य से आगे का इतिहास पढ़ेंगे। तो हम मौर्य वंश की बात करते दोस्तों, तो इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे इसके? चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने जो अंतिम नंद शासक था घनानंद, उसकी हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य था प्रमुख। अब इनकी राजधानी तो थी भैया पाटलिपुत्र, है ना। और पाटलिपुत्र कहाँ है? वर्तमान पटना या बिहार। ठीक, राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। तो अब इनका मध्य प्रदेश से क्या संबंध? अपन मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं। मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने तो कर दी, राजधानी पाटलिपुत्र थी, मध्य प्रदेश से क्या संबंध? तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, क्या नाम था? बिंदुसार। क्या नाम था दोस्तों? बिंदुसार। तो उसका पुत्र था अशोक। तो बिंदुसार ने क्या किया? अशोक को जो है अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया, या अवंती का राज्यपाल। और यही अशोक आगे चलकर मौर्य वंश का सम्राट भी बना, है ना, बिंदुसार के बाद। तो अगर हम बात करें, प्रश्न आता है यदि कि अशोक जो है सम्राट अशोक सम्राट बनने से पहले किस प्रांत के राज्यपाल थे? तो किस प्रांत के? अवंती के। और अवंती कहाँ है वर्तमान में? उज्जैन। ठीक है, जो वर्तमान उज्जैन है उसके आसपास था यह अवंती का प्रांत। अशोक के विषय में अन्य चीज़ों की बात करें हम, तो अशोक का विवाह हुआ महादेवी से, जिसके बहुत सारे नाम अलग अलग बुकों में दिए हुए हैं। कहीं पर लिखा हुआ है श्रीदेवी, कहीं पर लिखा हुआ है कुमार देवी। और जो महाबोधि वंश है, कौन सा? महाबोधि वंश, ये ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, उसमें इनका नाम लिखा हुआ है बेदिस महादेवी। क्या लिखा हुआ है? बेदिस महादेवी। तो ये जो थी विदिशा की थी। कहाँ की थी दोस्तों? विदिशा की। अगर प्रश्न आता है कि अशोक की पत्नी श्रीदेवी मध्य प्रदेश के किस जिले से थी, तो कहाँ से थी? विदिशा से। विदिशा के शाक्य वंशीय व्यापारी की लड़की थी, है ना। कहीं कहीं पर शाक्य वंश लिखा होता है, कहीं व्यापारी, है ना। तो हम दोनों पढ़ेंगे, है ना। अगर पूछा जाता है कि किस वंश से थी, तो शाक्य वंश और व्यापारी की कन्या थी वहाँ पर की। ठीक, अब हम अगर मौर्यकालीन जो अभिलेखों की बात करें जो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, तो उसमें हम जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों वह है गुर्जरा। और यह कहाँ पर स्थित है? दतिया में। कहाँ पर स्थित है गुर्जरा अभिलेख? दतिया में। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें जो अशोक का नाम है, अशोक लिखा हुआ है, इसके अलावा उपाधि अशोक की क्या लिखी हुई है? देव नाम प्रिय। क्या लिखी हुई दोस्तों उपाधि? देव नाम प्रिय, अर्थात देवताओं का प्रिय। जो अभिलेख है इनकी शुरुआत ही हुई है देव नाम प्रिय से। देव नाम प्रिय, राजाधिराज जो भी और अन्य उनने इस्तेमाल किया है, अशोक, है ना। तो यहाँ पर अशोक नाम भी दिया हुआ है। और देव नाम प्रिय कहाँ से ग्रहण, कहाँ से प्रभावित माना जाता है? यह हखामनी साम्राज्य से माना जाता प्रभावित। किससे? हखामनी साम्राज्य, जो वर्तमान ईरान का क्षेत्र है, उस समय वहाँ पर हखामनी साम्राज्य था। तो वहाँ के राजा ऐसी उपाधि लिखा करते थे अपने अभिलेखों में। अगर अन्य अभिलेखों की बात करें दोस्तों, तो एक है रूपनाथ। कौन सा अभिलेख है? रूपनाथ। और ये कहाँ पर है? जबलपुर में। अगर प्रश्न आता है कि रूपनाथ अभिलेख कहाँ पर है? जबलपुर में। तो क्या क्या पढ़ा आपने यहाँ पर? मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य,
जो अंतिम नंद शासक था घनानंद की हत्या करके उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। राजधानी थी पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना के आसपास है। इसका पुत्र जो द्वितीय शासक था मौर्य वंश का बिंदुसार था। बिंदुसार का पुत्र था अशोक और वह कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। इन्होंने विदिशा की एक व्यापारी की लड़की शाक्यवंशी महादेवी, श्रीदेवी, कुमार देवी, वेदिस महादेवी, ये 4 नाम हैं, इनको याद रखना। इनसे विवाह किया, एक ही है ये, है ना, नाम इनके अलग अलग दिए हुए हैं। अब अभिलेखों की बात करें तो गुर्जरा जो है दतिया में है और इसमें देवनाम प्रिय उपाधि दी गई है अशोक की। और रूपनाथ अभिलेख कहाँ पर है? जबलपुर में दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अशोक के जो हमको स्तूप प्राप्त हुए हैं, है ना, मध्य प्रदेश से। अच्छा, स्तूप का क्या कॉन्सेप्ट था? जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो जो उनकी अस्थियों के अवशेष थे, है ना, उनको ऐसा कहा जाता है कि बांट दिया गया और अलग अलग राजाओं ने उन अस्थियों को एक स्थान पर गाड़ने के बाद या रखने के बाद वहाँ पर स्तूप का निर्माण करवाया ना। तो या तो बोधिसत्व की अस्थियाँ रखी जाती हैं स्तूप में या महात्मा बुद्ध की, है ना। अपने यहाँ जो है महात्मा बुद्ध की भी हैं, मोगलीपुत्र तिस्य की भी हैं। तो स्तूप का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्यों बनाया जाता था स्तूप। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख स्तूपों की बात करें दोस्तों तो सबसे प्रमुख तो पता ही है सबको, सांची का स्तूप, है ना, सबसे बड़ा भी। और कहाँ पर स्थित है? यहाँ रायसेन जिले में। किस जिले में दोस्तों? रायसेन में। अगर हम उस टाइम पे बात करें सांची को क्या कहा जाता था तो काकनाथ बोट। काकनाथ बोट, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम लिखे हुए दोस्तों। काकनाथ बोट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काकनाथ बोट। कहीं पर बांट भी लिखा हुआ है ना। तो अगर प्रश्न आए कि सांची को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था तो काकनाथ बांट या काकनाथ बोट। ठीक, अब सांची का स्तूप तो ठीक है, अभी प्रकाश में आया, पहले उन्होंने बनवा दिया था लेकिन समय के प्रभाव से यह क्या है, मिट्टी इसके ऊपर जम गई थी तो यह दिख नहीं रहा था, दिखता नहीं था ऊपर से, किसी को जानकारी नहीं थी क्या है यह स्ट्रक्चर। तो क्या हुआ, जनरल टेलर थे एक अंग्रेज अधिकारी, इन्होंने 1818 में इसकी खोज की। किसने की? जनरल टेलर ने। अगर प्रश्न आता है कि सांची के स्तूप की खोज किसने की तो जनरल टेलर ने की। और कब की? 1818 ईस्वी में ना। और किस जिले में है? रायसेन जिले में। अच्छा, सांची का स्तूप जो है अगर बुकों में दिया जाता, कई बुकों में लिखा रहता है भोपाल से 50 किलोमीटर या भोपाल से 53 किलोमीटर, ऐसा लिखा रहता है। ठीक, लेकिन भोपाल में नहीं है ये, है ना। कहाँ पर है? रायसेन में। विदिशा से भी ये पास में है, विदिशा से मात्र यह 8 या 10 किलोमीटर है, लेकिन आता किस जिले में है? रायसेन जिले में। तो ध्यान रखेंगे सांची का स्तूप किस जिले में है? रायसेन जिले में। अन्य स्तूपों की बात करें दोस्तों तो एक तुमैन से भी मिला है। तुमैन क्या है, किस जिले में है? अशोकनगर में। किस जिले में दोस्तों? अशोकनगर में। अच्छा, कुछ बुकों में ये दिया हुआ गुना, ठीक है, ये 3 स्तूप प्राप्त हुए हैं। कुछ पुस्तकों में गुना दिया हुआ है, लेकिन गुना जो जिला है उसका विभाजन हो गया था और अशोकनगर एक नया जिला उसमें से निकला था। तो जो तुमैन स्तूप है वह किस जिले में आ गया? अशोकनगर में। अच्छा, एक तुमैन अभिलेख भी है, लेकिन यहाँ मौर्यकालीन नहीं है ना। तुमैन अभिलेख जो है गुप्तकालीन है ना, कुमारगुप्त के टाइम का है, जिसमें राजा को जो है शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया। हम आगे पढ़ेंगे इसको, अभी ध्यान रखो इसको। ये जो तुमैन स्तूप तो ठीक है अशोक ने बनवाया, अशोकनगर जिले में है, लेकिन तुमैन अभिलेख जो है इसका मौर्य वंश से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध किससे है? गुप्त वंश से, है ना। किसके टाइम का है? कुमारगुप्त के। और क्या कहा गया है? राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया। शरदकालीन सूर्य,
अन्य स्तूप जो हैं दोस्तों, वैश्य टेकरी स्तूप हैं। ये जो है अशोक ने बनवाया था पत्नी के लिए, और पत्नी कौन सी? वही विदिशा वाली है ना। तो क्या लिखूं मैं यहाँ? श्रीदेवी लिखूं, कुमार देवी लिखूं? समझ जाओगे आप, ठीक है। तो मैं श्रीदेवी लिख दे रहा हूँ ना। श्रीदेवी, कुमार देवी, महादेवी, वेदिश महादेवी सब एक ही हैं। तो किसके लिए बनवाया था अशोक ने? श्रीदेवी के लिए। और वैश्य टेकरी जो है कहाँ पर है दोस्तों? उज्जैन में। तो अगर प्रश्न आए वैश्य टेकरी के स्तूप कहाँ पर हैं, तो उज्जैन जिले में। अगला जो है कसराबाद, और यह कहाँ पर स्थित है? खरगोन, ठीक। यहाँ पर अपने को मिले 11 स्तूप, और ये कसराबाद में एक स्थान है इतवर्डी टीला कहा जाता। तो वो जो टीले हैं वही स्तूप है ना, टीले के आकार के बन गए हैं। वो टीले के आकार के ही होते हैं ये, गोल गोल। मिट्टी वगैरह जम जाती तो वो अलग तरीके से दिखने लगते हैं ना। अवशेष हैं, चूँकि इसकी खुदाई वगैरह नहीं हुई है कुछ की, तो ये टीले के रूप में मौजूद हैं, अवशेष ही हैं यहाँ पर। अन्य जो है देउर कोठार। देउर कोठार किस जिले में है? रीवा जिले में। और पानगुड़रिया, पानगुड़रिया कहाँ पर है? सीहोर जिले में। इसके अलावा सीहोर जिले में एक और अन्य चीज़ है, सारो मारो। क्या है दोस्तों? सारो मारो। तो रिपीट करते हैं हम एक बार इनको फिर से। सांची का जो स्तूप है कहाँ पर है? रायसेन जिले में। किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। सांची का पुराना नाम क्या है? कागनाथ बांट। सांची किस जिले में? रायसेन जिले में। इसकी खोज जो है जनरल टेलर द्वारा 1818 में की गई। अगला जो स्तूप है वह तुमैन स्तूप है। तुमैन किस जिले में आता? अशोकनगर में। किस जिले में? अशोकनगर में, ना कि गुना में, है ना। कहीं गुना दिया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर एक अभिलेख भी है जो गुप्तकालीन है, कुमारगुप्त के टाइम पे, और इसमें राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। अगला है वैश्य टेकरी, जो अशोक ने अपनी पत्नी श्रीदेवी या कुमार देवी के लिए बनवाया, और यह कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में। कसराबाद खरगोन में है, देउर कोठार रीवा में है, और पानगुड़रिया सीहोर में है। कहाँ पर दोस्तों? सीहोर में। अब हम अगले वंश में आते हैं, शुंग। तो शुंग वंश की अगर बात करें दोस्तों, तो जो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ, उसका एक सेनापति था पुष्यमित्र नाम का। किस नाम का? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग लिख देते इसको, है ना। तो इसने क्या किया? अपने राजा की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया, है ना। और किस वंश की नींव डाली? शुंग वंश की स्थापना की, या शुंग वंश की नींव डाली। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग हैं। अब ये तो हो गए संस्थापक, लेकिन अब इनका विदिशा से क्या संबंध? तो इनका जो पुत्र था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग का, क्या नाम था? अग्निमित्र। कहाँ का शासक था? यहाँ विदिशा का। कहाँ पर का दोस्तों? विदिशा का शासक था। अगर प्रश्न आए कि अग्निमित्र जो है कहाँ का शासक था? विदिशा का शासक था। और अग्निमित्र का पुष्यमित्र शुंग से क्या संबंध है? तो पुष्यमित्र शुंग का वह पुत्र था। अब अगर अग्निमित्र की बात करें हम दोस्तों, तो इनकी प्रेम कहानी बड़ी फेमस है। एक मालविका नाम की कन्या थी, जो विदर्भ की, जो माधव सेन था, विदर्भ का शासक। कौन? माधव सेन, उसकी बहन थी। विदर्भ के शासक माधव सेन की बहन। और माधव सेन जो था अग्निमित्र का मित्र था, है ना। माधव सेन अग्निमित्र का मित्र था।
तो क्या हुआ, अग्निमित्र जो है अपने मित्र के यहाँ गए एक बार विदर्भ राज्य, तो वहाँ पर इनने मालविका की पेंटिंग देख ली भैया दीवार पे। तो पेंटिंग क्या देखी, बिल्कुल मोहित हो गए उस पर। बोले अब तो यही चाहिए अपने को पत्नी के रूप में। अच्छा पहले से विवाहित थे फिर भी प्रेम हो गया ना मालविका से। तो जो इनके प्रेम प्रसंग का जो वर्णन है दोस्तों, अच्छा मालविका जो है विदिशा में कुछ समय तक, चूँकि उनके राज्य में उनकी जान को खतरा था, तो विदिशा में भेष बदल के भी रही है। तो कालिदास ने इनके दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन जो है अग्निमित्र और मालविका के, उनकी एक बुक है मालविकाग्निमित्रम, वो इसी पर आधारित है। कौन सी? मालविकाग्निमित्रम। अगर प्रश्न आए कि मालविकाग्निमित्रम में किसके प्रेम प्रसंग का वर्णन है, तो किसके दोस्तों? मालविका जो कि मालव कन्या थी, विदर्भ के शासक माधव सेन की बहन थी, और अग्निमित्र जो कि विदिशा के शासक थे। अब हम अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करें जो इम्पोर्टेंट है शुंग वंश में मध्य प्रदेश की दृष्टि से, तो एक शासक हुआ यहाँ पर भागभद्र। इसका कहीं कहीं पर नाम लिखा जाता है भागवत, क्या भागवत भी लिखा जाता है ना। तो इसके टाइम पे यवन नरेश एंटिआलकिडिस, एंटिआलकिडिस यवन नरेश का राजदूत आया अपने यहाँ, कहाँ पर? विदिशा में। विदिशा आया। क्या नाम था उस बंदे का? उसका नाम था हेलियाडोरस। कुछ याद आया? तो हेलियाडोरस जो है दोस्तों विदिशा आया और उन्होंने यहाँ पर गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। किसकी? गरुड़ स्तंभ। अब गरुड़ से आप समझ जाइए कि किसको समर्पित होना चाहिए, है ना। गरुड़ किस भगवान का वाहन है? भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। तो यह किसको समर्पित है? विष्णु को। इसको हेलियाडोरस स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हेलियाडोरस स्तंभ। तो यहाँ पर हम एक बार रिपीट कर लें चीज़ें। शुंग काल जो है, अंतिम जो मौर्य शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, स्वयं राजा बन गया, है ना। और इसका जो पुत्र था अग्निमित्र, वह कहाँ का शासक था? विदिशा का शासक था। इसके अलावा इसकी जो प्रेम प्रसंग था मालविका के साथ चल रहा था, जो विदर्भ की कन्या थी, वहाँ के शासक माधव सेन की बहन थी। और कालिदास ने इसका वर्णन कहाँ पर किया? अपने ग्रंथ मालविकाग्निमित्रम में। इसके बाद यहाँ का नवा शासक हुआ 9वें नंबर का भागभद्र या भागवत। इसके टाइम पे एंटिआलकिडिस जो था यवन नरेश, उसका राजदूत आया विदिशा और उसने यहाँ पर गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। कौन से स्तंभ की? गरुड़ स्तंभ की। और गरुड़ स्तंभ किसको समर्पित दोस्तों? भगवान विष्णु को समर्पित है। आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।